बारिश के रेड अलर्ट के बीच सीएम धामी की प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अपील। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास बाधित। बारिश से पहाड़ी का गिरा मलबा। सड़क मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन। बागेश्वर सीट के लिए भाजपा से 3 चेहरे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजे गए नाम। दिल्ली से प्रत्याशी के नाम पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। करीब 3 बजे भूपतवाला के वेद निकेतन धाम पहुंचेंगे सीएम। धार्मिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ने ट्वीट किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। आप सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। स्वयं भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। आप सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। स्वयं भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक इस परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो मौसम विभाग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। तो मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। आप सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर भी लिखा कि जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। स्वयं भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। मौसम विभाग को लेकर के अनुसार कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। आप सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मौसम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है मौसम जो है इस समय उत्तराखंड में पूरी तरीके से स्थिति जो है मौसम की यहाँ पर खराब है और कई जगहों पर जो है मलबा आने के कारण जो है काफी दिक्कतों का जो सामना है वो यहाँ पर उत्तराखंड के जो वासी हैं, जो पहाड़ी जिलों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से जो सड़कें भी इस दौरान यहाँ पर बाधित हुई हैं, ऐसे में यहाँ पर लगातार जो सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार जो समीक्षाएं हैं वो भी यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर जो है आज फिर से सीएम धामी ने एक ट्वीट जो है यहाँ पर किया है, जिसमें कि मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जो है ये ट्वीट यहाँ पर किया गया है और जिला प्रशासन और साथ ही एसडीआरएफ को जो है 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर सीएम धामी ने दिए हैं। जी, विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हरिद्वार में गंगा किनारे हो रहे भूकटाव को देखने के लिए डीएम श्यामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने श्यामपुर गांव से भूकटाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बीच उनके साथ प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को तटबंध बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पानी सीधे आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में खतरा पैदा हो सकता है। बता दें कि श्यामपुर गांव गंगा के किनारे बसा हुआ है। पिछले कुछ सालों से यहाँ भूकटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के कई खेत गंगा के बहाव की जद में आ गए हैं। तो वहाँ पर कुछ पॉज वगैरह बनाएंगे, थोड़ा सा पानी रिसीड हो जाए उसके बाद। तो सिंचाई विभाग को हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए। इवन धनराशि भी लगभग 20 लाख के करीब हमने स्वीकृत कर दिया।
तो जैसे पानी थोड़ा सा कम होगा, जल स्तर कम होगा, हम लोग यहाँ पर काम स्टार्ट कर देंगे। और फ्यूचर में कैसे हम इसको परमानेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे देंगे ताकि जो खतरे की जद में ये पूरा एरिया आ सकता है उसको कैसे इस खतरे से बाहर निकालें, तो उसके लिए फ्यूचर में लंबी प्लानिंग हम लोग करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग भी हम लोग कराएंगे। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच क्रीकिंग स्थित रैन बसेरे का बड़ा टूट गया, जिससे कई परिवारों का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि यहाँ पर लगभग 12 परिवार निवास करते हैं, जहां उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर नगर पालिका के लोगों को जगह खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बावजूद इसके कई स्थानों पर सड़कों पर मलबा गिर गया, जिसे जेसीबी से हटाया जा रहा है। गिरा और हम सब लोग यहाँ पे 2 फैमिली हम यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे नुकसान है। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे 3 बजे से अपने बच्चों को लेके यहाँ पे खड़े हो रखे। ना हमारे बच्चों ने कुछ खाया, न पिया, न कुछ, बस बच्चे यहाँ पे खड़े और यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया। जो देखने आ रहे वो बोल रहे कि नीचे से बिम है, ये है, वो है, कुछ नहीं हो सकता नुकसान। डर के हम कल रात से डरी से रह रहे, यहाँ पे खड़े हो रखे अपने बच्चों को, ना हम वहाँ जा पा रहे ना कुछ। भारी बारिश के चलते जो किंगक्रेट में हमारा रैन बसेरा है उसकी एक दीवार वो गिरी है और जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वहाँ से उनको हट जाएं, और क्योंकि उसके नीचे कुछ बस्ती भी है उनको भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनको वहाँ पे कहीं और इंतज़ाम उनका किया जाए, और जैसे ही बारिश रुकती है उसके मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। विकासनगर की सहसपुर पुलिस ने रामपुर पथराव कांड में 10,000 के इनामी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 जुलाई को हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर पथराव की घटना सामने आई थी, जिसमें कई कांवड़िए घायल हुए थे। सीएम धामी ने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई थी। अब इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अब शुरू हो गई है और अब 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 31 उपद्रवियों को मार किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जुलाई की रात्रि को जब यहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसमें उन पर पथराव किया गया था और जानलेवा हमला किया गया था। तो उसी पे तत्काल ही सहसपुर पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी विवेचना में हमारे द्वारा पहले 6 अरेस्टिंग की जा चुकी है। इनकी अरेस्टिंग और कल की गई है 3 लोगों की, जिसमें से एक व्यक्ति जो समीर है ये इनामी भी है, इस पे 10,000 का इनाम किया गया है। कुल इस केस में हमारे द्वारा 31 लोगों को चिन्हित किया गया है और इसमें मुख्य आरोपी जो राशिद पहलवान है उसकी अरेस्टिंग भी पहले हो चुकी है और इसमें 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और 9 लोगों के विरुद्ध इसमें एंटीसिपेटरी बेल है और जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी हम लोगों ने उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उनका NBW लिया जा रहा है और अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनकी 82-83 उनकी मतलब कुर्की भी की जाएगी। रुड़की में साकेत कॉलोनी की धर्मशाला में चिकित्सा और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कांवड़ यात्रा में अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। समर्पण जन कल्याण संगठन ने इसका आयोजन किया। विधायक प्रदीप बत्रा ने सभी सफाई कर्मचारी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिव कांवड़ भक्तों की सेवा धर्मार्थ का कार्य है। कांवड़ का जो भंडारा का आयोजन होता है, चिकित्सा शिविर होता है, उसका आज ये एक तरह से सम्मान समारोह था। जो टीम हमारे साथ 24 घंटे काम कर रही थी, जिसमें हमारे पर्यावरण मित्र, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स और भी अन्य विभागों के कर्मचारी, अधिकारी जो भी काम कर रहे थे हमारे साथ, उनको हम ये कार्यक्रम रखते हैं, हर साल रखते हैं। आज पहली बार नहीं हुआ, हर साल रखते हैं, लेकिन आज विलम्ब हुआ थोड़ा, तो विलम्ब के आज ये यहाँ पे रखा गया और इसको कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। हमारे यहाँ पर ये चिकित्सा शिविर हुआ था, समर्पण जन कल्याण की तरफ से भंडारे का भी आयोजन किया गया था और ये जहाँ तक मेरी जानकारी में 26वां होना था इस बार। ये कोविड की वजह से नहीं हो पाया, 2 बार से 24वां था। लेकिन जिस स्तर पर ये संस्था कार्य करती है, हर की पहाड़ी से लेकर के और उत्तराखंड बॉर्डर तक, नारसन बॉर्डर तक, उस स्तर पर कोई नहीं कार्य कर पाता है। जैसे उसमें चिकित्सा भी हो गई, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई, भंडारे की व्यवस्था हो गई, 3 शिफ्टों में कार्य कराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सफलतापूर्वक करवाना उसको। समर्पण का जो प्रोग्राम रहा, जो उन्होंने कांवड़ लोगों की सेवा की, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्राम था
और हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हमें और अच्छे डेडिकेशन के साथ में लोगों की सेवा करनी चाहिए। और हम लोगों की टीम पूरी तरह तत्पर थी और इसी से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि उन लोगों को देख करके कि काफ़ी अच्छा उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। एम्बुलेंस का भी अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत सारे काफ़ी लोगों की भोलों की सेवा की गई, कम से कम 10 या 15 हज़ार बोलों की सेवा हमारी चिकित्सा टीम द्वारा व समर्पण के लोगों के द्वारा की गई। रुड़की शहर का सौभाग्य है कि रुड़की शहर में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपने आप ही पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं। और तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि हमारा देश जो अमृत काल में जा रहा है, अमृत वर्ष बनेगा और एक विश्वगुरु बनेगा, तो इन्हीं बच्चों पे आगे हमारा भविष्य है और एक दिन ऐसे देश का निर्माण करेंगे, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे, जिससे कि हमारा देश जो है पूरी दुनिया में जो एक श्रेष्ठ भारत होगा। इसके लिए मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह के बच्चे और भी आगे आएँ, इस तरह कार्य करें, जिससे कि हमारा शहर जो नारा दिया है कि मेरा शहर मेरा गौरव, माई सिटी माई प्राइड, एक स्मार्ट सिटी का नारा दिया है, वो जल्दी सपना पूरा हो। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बागेश्वर उपचुनाव पर मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नतीजे चंपावत चुनाव की तरह ही आएंगे, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे चंदन रामदास के स्वर्गवास के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव आगामी 5 सितंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 8 सितंबर को होगी। मंत्री थे चंदन रामदास जी, हमारे विधायक थे, तो स्वाभाविक बात है कि उनके देहावसान के बाद हमें वहाँ उपचुनाव में जाना है, पार्टी को मालूम है पहले दिन से ही। तो हमारी पहले दिन से ही वहाँ तैयारियां हैं और आप देखेंगे कि बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम उस सीट जीतने जा रहे हैं। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 शव पूर्व में बरामद कर लिए गए थे, वहीं अब एसडीआरएफ की टीम ने एक और शव बरामद कर लिया है। शव की शिनाख्त वीर बहादुर नाम से हुई है। वहीं गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता नेपाली मूल के 14 लोगों के बारे में जिला प्रशासन ने नेपाल दूतावास से भी जानकारी मांगी है। 20 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 शव पूर्व में बरामद कर लिए गए थे, वहीं अब एसडीआरएफ की टीम ने एक और शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त वीर बहादुर नाम से हुई है। वहीं गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता नेपाली मूल के 14 लोगों के बारे में जिला प्रशासन ने नेपाल दूतावास से जानकारी मांगी है। 20 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 शव पूर्व में बरामद कर लिए गए थे, वहीं अब एसडीआरएफ की टीम ने एक और शव बरामद किया है। देहरादून में नगर निगम के 51 वार्डों में जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस मैपिंग का काम पूरा हो गया है। अनुबंध कंपनी ने इन वार्डों में करीब 2.5 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड निगम को सौंपा है। अब निगम इसका सत्यापन करेगी, इसके बाद आवासीय और कॉमर्शियल भवन मालिकों को नोटिस भेजेगी। अधिकारियों का कहना है कि शहर में ऐसे भवनों की संख्या हजारों में है जिनकी टैक्स चोरी की गई है और ऐसे में कहीं न कहीं जीआईएस मैपिंग के तहत हाउस टैक्स और कॉमर्शियल भवन का टैक्स न जमा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विशाल स्तर से चालू किया गया है, जिसमें 4 शहर उत्तराखंड के चयनित हैं, जिसके अंदर जीआईएस मैपिंग सभी संपत्तियों की जा रही है और उसकी जो है सिंक उसको किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे हाउस टैक्स की में संपत्तियाँ दर्ज हैं, जो संपत्ति शेष रह जाएंगी उनको अवगत कराया जाएगा नोटिस के माध्यम से, सब अपना हाउस टैक्स जमा कराएं। ये जीआईएस मैपिंग काफ़ी अन्य प्रदेशों में काफ़ी समय से पहले से भी लागू है और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी इसको लागू करने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। लोहाघाट में रहने वाले क्रिश्चियन परिवारों ने अपने चर्च और कब्रिस्तान की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर रोष जताया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी भूमि से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे लोग लोहाघाट के निवासी हैं। लोहाघाट जीजीआईसी के पास उनकी चर्च की भूमि है और ब्लॉक कार्यालय के पास उनका कब्रिस्तान था, लेकिन दोनों जगह पर अतिक्रमण कर दिया गया। वहीं इस मामले में समाज सेवी प्रहलाद सिंह मेहता ने भी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। ये है कि मूल समस्या हमारी गिरजाघर की है, दूसरा हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है
जो कब्रिस्तान भी है उस जगह में भी अतिक्रमण कर दिया गया है, गिरजाघर की जगह में भी अतिक्रमण कर दिया गया है। सांसद ने यही कहा है कि हमारी जगह को खाली करा के गिरजाघर की व्यवस्था बनाएं, 4 दीवारी करें, उसमें हमारी टैक्स की व्यवस्था बनाएं, पर कब्रिस्तान के लिए जो जगह चिन्हित प्रशासन करता है वो जगह हमें दी। हमारे सामने बहुत बड़ी विकट समस्या है। हमारे पास प्रथम बात तो यह है कि हमारे पास गिरजाघर नहीं है कि हम वहाँ पर पूजा अर्चना कर सके, जाके अपने दुआ प्रार्थना कर सके। दूसरी उससे भी बड़ी दूसरी चीज ये है कि हमारे पास शमशान घाट नहीं है, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान नहीं है हमारे पास। हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के कोई भी जन अगर मृत हो जाते हैं तो हमारे बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाती है। सर कोर्ट में आए और श्री खुर्जा जी को हमने यहाँ पर विज्ञापन दिया। मैं चाहती हूँ कि समस्त जो हमने विज्ञापन में लिखा है इनसे और बाकी जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं और माननीय वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारी समस्या का समाधान करा जाए। और ऐसा नहीं इनके पास नहीं था, अतिक्रमण कर दिया लोगों ने, था इनका स्थल है, मैंने देखा, हमने कांधा दे करके गए हैं, यहाँ कब्रिस्तान में दफनाया गया है, विकास खंड के समीप में इनका कब्रिस्तान है। और जहाँ तक पूजा गृह की बात है, यहाँ पर कलीगांव जाने वाले रास्ते में यहाँ पर चर्च था, यहाँ गिरजाघर बचपन में हर रविवार को हम भी वहाँ पूजा करने जाते थे। ये समस्या नहीं, वह बहुत विकट समस्या, इसका समाधान प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे कि इसमें काफी सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए इन्हें इनके चर्चित जगह उपलब्ध कराएं और इसका पूरा कब्जा दें और उसको भी खाली कराएं जहाँ पर इनके कब्जा है। अगर उसमें प्रशासन समझता पक्का कहीं निर्माण हो गया, उसमें कहीं तकनीकी दिक्कत आ रही है तो उनकी दूसरी जगह हमारे फरनेल में काफी जगह पड़ी जो सरकारी जमीन है, यहाँ दिलवा दें कब्जा के लिए। इतना ही हमें कहना। तो रोहाघाट में रहने वाले क्रिश्चियन परिवारों ने अपने चर्च और कब्रिस्तान की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर रोष जताया है और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी भूमि से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की है। कोटद्वार में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। आफत की इस बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो नदी किनारे रह रहे लोग अपना घर तक गंवा चुके हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। पीड़ितों से मिलने विधानसभा अध्यक्ष विधायक रितु खंडूरी पहुंचे, जहां उन्होंने कैंप में रह रहे लोगों का हालचाल जाना, साथ ही पीड़ितों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन से नेशनल हाईवे पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है, जिस कारण कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं पुलिस टीम ने सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल हाईवे के किनारे कार्सन टेप लगवाया और वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की अपील की। बता दें कि नेशनल हाईवे किनारे भूस्खलन होने से 3 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन ने व्यापारियों को दुकान खाली करने के निर्देश दिए और 12 को टैक्सी स्टैंड में खड़ी टैक्सियों को भी खतरा पैदा हो गया। अगर नेशनल हाईवे का जल्द ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यह कभी भी टूट सकता है। नाला आ रहा है, सारा पानी उसका नीचे आ जाता है, तो इसकी वजह से पानी का जो बहाव हुआ सारा इधर को हुआ, तो उसमें दुकान के नीचे से पानी बह के दीवार सारी स्टैंड में भी खतरा है। हम जब बारिश आती है तो गाड़ियाँ हम इधर उधर करते हैं। प्रशासन से हमने कितनी बार कह दिया, नगर पालिका अध्यक्ष से भी कह दिया कि यहाँ एक नाली का निर्माण हो। NH वालों को भी कहा, NH वालों कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। बारिश से जो हमारा जो NH है कनकपुर पिथौरागढ़, इसमें यहाँ पे लोहाघाट में ये मार्केट के पास वाले एरिया में काफ़ी स्लाइडिंग का हमें पता चला था, तो हमारे ट्रैफिक कर्मचारी सुबह से इस चीज़ में लगे हुए थे, तो हमने एहतियातन अभी यहाँ पर पोल लगा दिए हैं और कॉशन टेप लगा दिया है और आसपास के दुकानदारों को सचेत कर दिया है और गाड़ी वालों को सचेत कर दिया कि वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहें। और हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन से वार्ता करके तुरंत हम इसमें जो है कुछ न कुछ यहाँ पे करवाएं और ये जो दुकानें हैं, कुछ 1-2 दुकानें, इनको खाली कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में अवैध मांस की दुकानों को क्षेत्र से बाहर करने की मांग उठी। मांग को लेकर देवभूमि संगठन ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन दिया, जिसमें 1 सप्ताह में मांस की दुकानों को निगम क्षेत्र से बाहर करने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर महिला मोर्चे की शहर अध्यक्ष शिल्पी ग्रोवर ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। देवभूमि संगठन को समर्थन देने पहुंचे श्री अखंड परशुराम अखाड़ी के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि हरिद्वार धर्मनगरी और संतों की नगरी है, ऐसे में यहाँ खुल रही मांस की दुकानों से धर्मावलंबियों को पीड़ा हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा जी के प्रांगण से
कई वर्षों से लगातार और शासन प्रशासन की नाक के नीचे ये अवैध दुकान बढ़ती हुई जा रही है। ये हम जैसों का चिंता का सवाल है और संत महात्माओं को इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि संतों का प्रांगण है। राम चौक से दुर्गा चौक तक कितनी दुकान बढ़ चुकी हैं। लोगों ने जो वास्तव में पूजा पाठ करते उधर से रास्ता बदल दिया। तो ये सरकार दोषी है क्या हम दोषी हैं? हम ये चाहते एक सप्ताह के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारी बहन भूख हड़ताल पे बैठेगी। अगर इसकी बात भी नहीं मानी तो श्री अखंड परशुराम अखाड़े के जितने संत हैं वो सब मैदान में होंगे। हमारी प्रशासन से सिर्फ इतनी ही मांग है कि नगर निगम क्षेत्र से मांग मदिरा की सभी दुकानें बाहर होनी चाहिए। हरिद्वार एक धर्म नगरी है जिसकी मर्यादा को कायम रखना चाहिए। 1 सप्ताह का समय दिया है, 1 सप्ताह बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे और प्रशासन को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। तो धर्मनगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में अवैध मांस की दुकानों को क्षेत्र से बाहर करने की मांग उठी है और मांग को लेकर देवभूमि संगठन ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन दिया, जिसमें 1 सप्ताह में मांस की दुकानों को निगम क्षेत्र से बाहर करने की मांग की। बागेश्वर सीट के लिए भाजपा के 3 नामों का पैनल तय कर लिया है। बता दें कि पार्टी इस उपचुनाव की 2 महीने से तैयारी में जुटी है। वहीं सांगठनिक दृष्टि से पहले ही शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर बैठकें मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम और प्रदेश पदाधिकारियों के प्रवास पर संपन्न हो गए हैं। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के तहत विधानसभा चुनाव प्रबंधन टोली ने संभावित दावेदारों के नामों पर चर्चा कर इन्हें प्रदेश पार्लियामेंट बोर्ड को सौंपा है। बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा ने 3 नामों का पैनल तैयार कर लिया, जिसे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में हुई बैठक में पैनल के नामों पर मुहर लगी। बागेश्वर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक कल रात को संपन्न हुई। बैठक में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी जो दावेदार के नाम आए उनको लेकर के चर्चा की गई और 3 नामों का पैनल बना करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है और भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही प्रत्याशी का चयन करती है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।